हेलो दोस्तों, सक्सेस मंत्र क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया है, वो साइंस का टॉपिक्स है और टॉपिक का नाम है पोषक तत्व। देखिए, ये जो टॉपिक है ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें नहीं पूछे जाते इसमें सवाल, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और इसमें जितने भी सवाल है, कोई डाउट है उसको भी कमेंट करके पूछिएगा। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि हमारे पोषक तत्व के बारे में। देखिए, पोषक तत्व क्या होता है, क्या होता है। देखिए, मनुष्य क्या होता है, जो भी चीज हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वही क्या होता है, पोषक तत्व होता है। पोषक तत्व क्या होता है, जो भी चीज हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वही क्या होता है, पोषक तत्व होता है। और पोषक तत्व को उनके कार्य के आधार पर या उनके अलग अलग जो वर्ग होते हैं उनके आधार पर क्या होता है, ये अलग अलग वर्गों में इसको बांटा जाता है। देखिए, मुख्यतः क्या होता है, 5 प्रकार के पोषक तत्व होता है और एक जल होता है, यानी कुल मिला के 6 प्रकार के पोषक तत्वों को माना जाता है। लेकिन क्या 5 पोषक तत्व होता है और एक जल होता है। उसमें से देखिए, हम इस वीडियो में 3 प्रकार के पोषक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इन तीनों प्रकार के पोषक तत्वों का क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और देखिए, ये तीनों जो पोषक तत्व है ये क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ। आप लोग जानते हैं कि जो केमिस्ट्री में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है कार्बनिक पदार्थ और एक होता है अकार्बनिक पदार्थ। यानी इनको एक को ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है और एक को इनऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, देखिए, ऑर्गेनिक मैटर में होता है जहां पे कार्बन का मुख्य रोल होता है, जिस यौगिक में उसको क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। और जहां पे कार्बन का मुख्य रोल जिस यौगिक में नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि एक एक जो कंपोनेंट है या एक एक जो पार्ट्स है जो पोषक तत्व के, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत ही बार क्या आता है, क्वेश्चन पूछ जाते हैं और इसको ध्यान रखते हैं। देखिए, पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किससे बना होता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक यौगिक होता है और क्या होता है, उसमें कुछ पदार्थ होते हैं जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उससे मिलकर बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है जो किन से बना होता है, इन तीनों तत्व या एलिमेंट से बने होते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें हमें कितना ऊर्जा प्राप्त होता है। तो 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट को अगर भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे तो हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। माने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना मिलता है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। आप लोग हम जानते हैं कि देखिए, भारत में जो गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया गया है वो भी क्या है, इस कैलोरी मान के आधार पर योजना आयोग द्वारा किया गया था। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पे जो शहर के लोग रहते हैं, शहर के लोगों को अगर एक दिन में 2100 किलो कैलोरी अगर ऊर्जा प्राप्त होगा तो वो क्या होगा, एपीएल हो जाएगा। एपीएल मतलब क्या होता है कि गरीबी रेखा से ऊपर। शहर के लोगों के लिए कितना चाहिए, 2100 चाहिए, और गांव के लोगों के लिए कितना चाहिए, 2400 किलो कैलोरी। देखिए, गांव के लोगों को ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि गांव के लोग क्या होता है, शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं और शहर के लोग क्या होता है, शारीरिक श्रम कम करते हैं। इसलिए गांव के लोगों को क्या चाहिए, कैलोरी मान ज्यादा चाहिए होता है और शहर के लोगों को कम चाहिए होता है। और जो एकदम जो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, तो हार्ड वर्क करने के क्या होता है, उनके लिए 3600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो बहुत जैसे मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, जो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए क्या है, कैलोरी बहुत ज्यादा की आवश्यकता होती है। तो हमारे देशों में गरीबी का निर्धारण किससे होता है, हमारे देशों में गरीबी का निर्धारण किससे होता है, इस कैलोरी मान से होता है। और इस फॉर्मूला को किसने दिया था, योजना आयोग ने दिया था। किसने दिया था, योजना। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये सवाल क्या था, बहुत बार पूछा जाता है, किसके द्वारा दिया गया था, योजना आयोग के द्वारा दिया गया था। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कुछ प्रकार होते हैं। देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। क्या कहते हैं, एक है मोनोसैकेराइड, जिसमें क्या होता है, एक अणु होता है, नहीं कार्बोहाइड्रेट के जिसमें एक अणु होगा उसको क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड। यानी कार्बोहाइड्रेट के जहां एक अणु होंगे उसको क्या कहेंगे, मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। जहां पर कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु होंगे उसको क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड। मतलब जहां पे डाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। डाई के मोनो का मतलब 1 होता है और डाई का मतलब क्या होता है, 2। यानी जहां पे कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु होंगे उसको क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड कहेंगे। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जहां पे बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के अणु आपस में मिले होते हैं उनको क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के हमारे शरीर में क्या कार्य है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। क्या कार्य है, ऊर्जा प्रदान करना। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मेन कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। अब देखिए कैसे ऊर्जा प्रदान होता है, आप लोग जानते, देखिए आप लोग अगर सेल्स पढ़े होंगे, यानी कोशिका पढ़े होंगे, तो जानते हैं कि कोशिका के अंदर क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, श्वसन क्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, श्वसन क्रिया होता है। देखिएगा क्या होता है, हम भोजन के रूप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो किससे बनता है, ग्लूकोज में बन जाता है। कैसे बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज बनने के बाद क्या होता है कि हम वायु से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और हमारे शरीर में ऑलरेडी क्या होता है, हमारे शरीर में ऑलरेडी क्या होता है, पानी होता है। हमारे शरीर में क्या होता है, ऑलरेडी पानी होता है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें जो श्वसन क्रिया होगा, कौन सा क्रिया होगा, श्वसन क्रिया होगा। श्वसन क्रिया होने से क्या होगा, यही जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या होता है, एटीपी में बदल जाता है। क्या होता है, एटीपी में बदल जाता है। और क्या छोड़ते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पानी निकल जाता है। और जो एटीपी होता है, यही क्या होता है, हमारे शरीर का क्या होता है, ऊर्जा कहा जाता है। एटीपी को क्या कहा जाता है, हमारे शरीर का ऊर्जा कहा जाता है। और एटीपी के रूप में ही क्या होता है, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पे ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए देखिएगा आप लोग पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे शरीर का ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। अब देखिए एटीपी का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जाता है। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट होता है आपका एटीपी का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो क्रिया होता है इसके कारण क्या होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखते हैं कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है, ये अलग अलग जो पदार्थ होते हैं, इनमें जो अलग अलग क्या होता है, ये प्राप्त होते हैं। उनके क्या कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिएगा, अगर जो अनाज से जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ठीक है, अनाज से जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहा जाता है। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, चावल रोटी अगर पाचन होता है तो क्या मिलेगा, हमें ग्लूकोज मिलता है। आप लोग जानते हैं कि हम रोटी खाते हैं तो क्या होता है, उससे ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, अनाज से क्या होगा, हमें ग्लूकोज मिलेगा। अब बताइए, जो दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होंगे, दूध, जो दूध पीते हैं तो दूध में कौन सा होगा, देखिए दूध में होता है लैक्टोज। क्या होता है, दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या कहते हैं, लैक्टोज। दूध में कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। उसके बाद देखिएगा, जो फलों के रस होता है, यानी फल, जो फलों के रस होता है, यानी फल, फलों के रस, ठीक है, फलों के रस में क्या पाया जाता है, देखिए फलों के रस में फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज पाया जाता है। और देखिए सबसे ज्यादा जो मीठा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ये सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। और इसमें क्या होता है, अब जो शहद होता है ना, शहद को क्या कहते हैं, फ्रक्टोज कहा जाता है। शहद को ही क्या कहा जाता है, फ्रक्टोज कहा जाता है। तीसरी बात होता है जो गन्ने से प्राप्त होता है, गन्ने के रस से, गन्ने के रस से जो प्राप्त होता है उसको सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज। गन्ने के रस से जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, सुक्रोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, सुक्रोज कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, सुक्रोज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, गन्ने से क्या प्राप्त होता है, सुक्रोज प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा जो रसदार फल होते हैं, जिसमें क्या होता है, रसदार फल होते हैं। ठीक है, तो उसमें रसदार फल, इनसे क्या प्राप्त होता है, इनसे माल्टोस प्राप्त होता है। जैसे संतरा वगैरह वगैरह हो गया, इनसे जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो उसको क्या कहते हैं, माल्टोस कहते हैं। लेकिन एक कार्बोहाइड्रेट और प्राप्त होता है जो क्या है, जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, और उसको क्या कहते हैं, पेड़ पौधे से जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है उसको सेलुलोज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सेलुलोज कहा जाता है। और सेलुलोज का ये क्या है, ये किससे, पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे।
और जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सेलुलोज होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? सेलुलोज। क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में अधिकतर क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं। जो पेड़ पौधे अधिकतर होंगे तो क्या होगा? यहाँ पे सेलुलोज ज्यादा होगा। देखिएगा, जो मनुष्य होता है या मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य क्या होता है? इस सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। अगर सेलुलोज का पाचन जिस दिन कर जाएंगे, उस दिन क्या होता है? मनुष्य को भोजन पका के खाने की आवश्यकता ही नहीं होगा। क्यों? कि जानते हैं कि हमारे शरीर में देखिएगा, ये सेलुलोज को पाचन करने वाला एक अंगक है यानी अंग है, वो पहले कार्य करते थे। आप जानते हैं कि हमारे पेट में एक अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स है, ये क्या करता है? हमारे पेट में सेलुलोज का पाचन पहले करते थे, लेकिन क्या था? अब ये जो अपेंडिक्स है, ये क्या हमारे शरीर में अवशेषी अंग बन गया। कैसे अंग बन गए? अवशेषी अंग बन गया। इसलिए क्या था? हमारे शरीर में अपेंडिक्स वर्क नहीं करते। जैसे हमारा कान के जो बाहर का भाग है, ये भी क्या है? अवशेषी अंग है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, हमारे आंख में निमेशक पटल पाया जाता है, वो भी क्या है? अवशेषी अंग होता है। तो ये अवशेषी अंग के कारण क्या होता है? मनुष्य में ये कार्य नहीं करता। लेकिन जो घास चढ़ने वाले जानवर होते हैं, जैसे भैंस हो गया, गधा हो गया, घोड़े होंगे, ठीक है, जो घास खाने वाले होते हैं, ठीक है, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, यानी घास चढ़ने वाले, खाने वाले मतलब चढ़ने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है, घास चढ़ने वाले, देखिए इनमें क्या होता है? इनके शरीर में क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स पाया जाता है। इसलिए क्या होता है? इन लोगों को भोजन पका के खाने की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है। तो अगर हमारे जो पेट में यानी हमारी स्टोमच में अगर अपेंडिक्स जो है वो फिर से कार्य करने लग जाएंगे, तो हमें भी भोजन क्या पका के खाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए देखिए, माना जाता है कि जो मनुष्य का जो विकास हुआ है, वो भी ऐसे जानवरों से विकास हुआ है जो पहले घास फूस खाते थे। ठीक है। इसलिए देखिए, हमारे जो पूर्वज, क्या मनुष्य का पूर्वज को क्या कहा जाता है? कपि कहा जाता है। मनुष्य के पूर्वज को क्या कहते हैं? कपि कहा जाता है। तो कपि देखिएगा क्या होता है? ये क्या आता है? पहले शाकाहारी थे, बाद में क्या है? मांसाहारी बन गए। ठीक है। तो कपि, मनुष्य की उत्पत्ति किससे हुआ? कपि। देखिए, मनुष्य का उत्पत्ति बंदर से नहीं हुआ है, बल्कि किससे हुआ है? कपि से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की उत्पत्ति किससे हुआ? कपि से हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और देखिएगा, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो जाता है तो क्या होता है? हमें थकान लगने लगते हैं, और क्या होता है? कभी कभी चक्कर भी आने लगते हैं। ठीक है। जो उपवास रखते हैं उनको मालूम होता है कि भोजन जब कमी होता है, एनर्जी कमी होता है, तो क्या होता है? थकान लगने लगता है और आवश्यकता होती है। अब देखिए, हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, उसका नाम है प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन क्यों जरूरी है हमारे शरीर में? प्रोटीन जो बना है वो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन एक अलग सा क्या है? तत्व आया है। और बार बार क्वेश्चन यही पूछता है कि प्रोटीन में क्या क्या होता है? तो प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होता ही होता है, उसके साथ क्या होता है? नाइट्रोजन भी होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन भी होता है। अब देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है। 1 से 4 किलो। ठीक है। अब देखते हैं कि प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, हमारे जो शरीर है यानी मनुष्य की जो शरीर है, इसमें 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए, उसमें से जो 10 प्रकार के प्रोटीन होता है, कितने प्रकार के? 10 प्रकार के, वो हम क्या होता है? भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। किसके रूप में प्राप्त करते हैं? भोजन। जैसे दाल हो गया, एनिमल प्रोटीन हो गया। ठीक है। इस प्रकार से चीजों से हम क्या होता है? ये 10 प्रकार के प्रोटीन क्या होते हैं? हम प्राप्त करते हैं, जिसको आवश्यक प्रोटीन, जिसको हमें लेना ही लेना होगा। अगर ये नहीं लेंगे तो शरीर में बहुत सारी बीमारी हो जाता है। ठीक है। तो 10 प्रकार के प्रोटीन, इसलिए इसको आवश्यक प्रोटीन या एसेंशियल प्रोटीन कहा जाता है। और बाकी जो 10 प्रकार के प्रोटीन होता है, ये क्या होता है? ये अनावश्यक प्रोटीन होता है, नॉन एसेंशियल प्रोटीन कहा जाता है। इसके देखिए क्या होता है? ये इसको हमें भोजन के रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? आप जानते हैं कि हमारे कोशिका में क्या पाया जाता है? एक राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, यानी राइबोसोम में प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए राइबोसोम होता है, इसको क्या? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री। इसे ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहता है? प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ध्यान रखिए, क्योंकि राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए क्या होता है? इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और कौन से प्रोटीन का इसमें निर्माण होता है?
अनावश्यक प्रोटीन, यानी नॉन एसेंशियल जो 10 प्रकार के प्रोटीन होता है, इसका निर्माण कहां होता है? हमारे कोशिका में पाए जाने वाले राइबोसोम में होता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कहां होता है इसमें प्रोटीन का संश्लेषण? राइबोसोम में। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही बार ध्यान रखिएगा इनके बारे में। अब देखिएगा प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य है। देखिए प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर का क्या करना है? वृद्धि करना होता है। क्या करना होता है? वृद्धि करना होता है। क्यों? देखिएगा क्या होता है कि अगर प्रोटीन नहीं होगा तो शरीर का क्या होगा? ग्रोथ या वृद्धि रुक जाएगा। इसलिए देखिएगा हमारे देश में या हमारे देश के पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो बच्चों और महिलाओं में होता है। प्रोटीन की आवश्यकता सबसे ज्यादा किनको होता है? बच्चों को होता है और महिलाओं को होता है। अब बताओ बच्चों और महिलाओं को क्यों आवश्यकता होती है? देखिए क्यों आवश्यकता होती है, समझ लीजिएगा। देखिए बच्चों का शरीर का ग्रोथ ज्यादा होता है, यानी विकास ज्यादा होता है, इसलिए इनको क्या है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, महिलाओं को क्यों आवश्यकता होती है? देखिएगा महिला में जब गर्भवती महिला होते हैं तो उनके पेट में बच्चे पलते हैं, तो बच्चे के विकास के लिए उनके शरीर में भी क्या होना चाहिए? प्रोटीन का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या है? प्रोटीन, इन दोनों को सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखिए। और हमारे शरीर में जितने भी कोशिका या जो हमारे उत्तक है, हमारे जो अंग बने हैं, ये सारी चीज किससे बने हुए हैं? ये सभी चीज प्रोटीन से बने होते हैं। हमारा जो उत्तक हो गया, हमारे जो कोशिका हो गया, इसका निर्माण किससे होता है? एक बार फिर से ध्यान रखिए, ये सब का निर्माण क्या होता है? प्रोटीन से होता है। शरीर का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? प्रोटीन से होता है। अब देखिए प्रोटीन से जब इसका निर्माण होता है तो प्रोटीन से की कमी से भी क्या होता है? बहुत सारे रोग हो जाता है। क्या? प्रोटीन की कमी से क्या होता है? रोग होता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो मध्य प्रदेश एक राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा प्रोटीन की कमी पाया जाता है। कहां पे? मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश, अब जानते हैं मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश में क्या है? प्रोटीन की सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है। क्या यहाँ पे प्रोटीन क्या होता है? बहुत ही कमी होती है। इसलिए देखिए मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। क्या होता है? भारत का इथोपिया। आप लोग जानते हैं कि इथोपिया क्या है? एक अफ्रीका कंट्री है, और अफ्रीका में ये जो इथोपिया है, दुनिया का सबसे ज्यादा कुपोषित लोग कहां पाए जाते हैं? इसी जगह पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा कुपोषित लोग कहां पाया जाता है? इथोपिया पाया जाता है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा कुपोषित लोग कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटीन की लोगों में कमी भी पाया जाता है। ठीक है, क्यों कमी पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं उनको क्या आता है? भरपूर प्रोटीन नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनका इनकम बहुत कम है। तो गरीबी है, तो गरीब होने के कारण क्या होगा? उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता है। इसे देखिए भारत सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए एक योजना शुरू किया है। उस योजना का नाम क्या है? पोषण मिशन। आप लोग जानते हैं इस योजना का नाम क्या है? इसका नाम पोषण मिशन। इस पोषण मिशन के माध्यम से, यानी आंगनबाड़ी के माध्यम से, जो बच्चे और जो गर्भवती या जो महिला है उनको क्या है? प्रोटीन दिया जाता है। तो कौन सा योजना है ये? देखिए 2017 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2017 में राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया गया था। कहां शुरू किया था? राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया गया था। कब से कब? 2017 में। और इससे क्या होगा? पोषण किनको देते हैं? इनको पोषण किनको मिलता है? ध्यान रखिएगा, इनको पोषण किनको देने की बात किया गया? बच्चों और महिलाओं को। किसके माध्यम से? आंगनबाड़ी के माध्यम से। किनके माध्यम से? आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषण दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये लोगों में कुपोषण कैसे हो जाता है, या कुपोषण और एक होता है अल्प पोषण। कुपोषण और अल्प पोषण के बारे में हम जानते हैं। देखिए कुपोषण का मतलब होता है जब हमें पोषक तत्व क्या होता है? नहीं मिल पाता है। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं एक इंसान को दिन भर में 10 रोटी की आवश्यकता होती है। अगर उस इंसान को 4 रोटी ही मिल पाए तो क्या होगा? वो कुपोषित होगा। मान लेते हैं एक इंसान को दिन में कितना रोटी चाहिए? 10 रोटी चाहिए। अब उस इंसान को केवल 5 रोटी मिल रहा है तो क्या होगा? कुपोषित हो जाएगा, क्योंकि उनको भरपूर क्या नहीं मिल रहा है? पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो इसको कहते हैं कुपोषण कहते हैं। ठीक है, और एक होता है अल्प पोषण। अल्प पोषण, ठीक है, अल्प पोषण किया गया था। देखिए अल्प पोषण में क्या होता है कि हमें क्या होता है? खाद्य पदार्थ या पोषक तत्व
पर्याप्त मात्रा में मिलता है। लेकिन क्या होता है, इन चीजों का एक अनुपात होता है, नहीं हमें कितना वसा लेना चाहिए, हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, हमें कितना विटामिन लेना चाहिए, हमें कितना कार्बोहाइड्रेट लेना, इसका क्या होता है, एक अनुपात होता है। जब ये अनुपात हमें सामान्य रूप से नहीं मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, अल्प पोषण। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिएगा, आजकल क्या होता है कि हम सुबह देखिएगा, हमारा जो नॉर्मल जो जीवनचर्या होता है, सुबह उठते ही चाय पीते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर क्या होता है चावल खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चावल खाते हैं, फिर चाय, फिर इस तरह से बिस्किट नमकीन क्या होता है। तो अधिकतर हम खा क्या रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब बताइए ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे तो हमें प्रोटीन भी तो चाहिए, हमें वसा भी तो चाहिए, हमें विटामिन भी तो चाहिए, हमें खनिज लवण भी तो चाहिए। अगर ये नहीं लेंगे तो अल्पोषण। आज देखिएगा क्या होता है, कोई भी बाहर में जो फूड मिलता है, नहीं जो स्ट्रीट फूड जिसे कहते हैं, गली गली में जो मोहल्ले में जो फूड मिलता है वो अधिकतर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे चाउमीन हो गया, मोमो हो गया, समोसा हो गया, पिज्जा हो गया, ठीक है। उसके बाद जितने भी इस तरह के भोजन है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो भाई इसको खिलाएंगे, नूडल्स हो गया, नहीं जो मैगी हो गया, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट होगा, हम प्रोटीन तो ले नहीं रहे, तो प्रोटीन ले लेंगे तो हम क्या होंगे, अल्प पोषित हो जाएंगे। इसको माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसलिए बच्चों को क्या है, ये सारे पोषक तत्व एक सामान्य अनुपात में नहीं देंगे तो वो अल्पपोषित हो जाएंगे और उनका शरीर का जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगा और बाद में क्या होता है, उसकी इफिशियंसी घट जाएगा। देखिए भारत में क्या होता है, कुपोषण से भारत में एक अल्पपोषण या कुपोषण से भारत में क्या है, जो हमारे जो कार्यशील जनसंख्या है उसकी जो इफिशियंसी जो क्षमता होती है, वो क्षमता में क्या होता है, 15% की कमी हो जाती है। अगर मान लिया किसी बच्चे को अगर सही संतुलित भोजन नहीं मिलेगा, बच्चे क्या कि आदमी को भी मान लेते हैं, इंसान को भी मान लेते हैं, अगर उनको सही से संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो उनकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता कितना प्रतिशत घट जाएगा, 15%। यानी अगर वो 50 किलो अगर उठा सकते हैं तो उसमें 15% कम कर दीजिए। यानी 100 किलो अगर वो उठा सकता है तो क्या उठाएगा, आप 85 किलो उठा पाएगा, नहीं 15 किलो ऑटोमेटिक उनका शक्ति कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, इन सभी चीजों का संतुलित देना चाहिए। अब आता है कि ये चीज चलो तो हम देते हैं, लेकिन क्या ऐसे कोई भोजन है जिसको हम संतुलित भोजन कह सके। सवाल ये आता है, क्या आता है, संतुलित भोजन। क्या दुनिया में ऐसे कोई भोजन है जिसे हम संतुलित भोजन कह सके। देखिए संतुलित भोजन दुनिया में कोई भी ऐसे भोज्य पदार्थ नहीं है जो संतुलित भोजन हो, लेकिन दूध को कुछ हद तक संतुलित भोजन कहा जाता है। कुछ हद तक, पूरी पूर्णतः नहीं कहा जा सकता है। दूध को क्या है, संतुलित भोजन के करीब माना जाता है, लेकिन क्या पूर्णतः नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि दूध में दो चीजों की कमी होती है। क्या होती है, एक लोह तत्व की कमी होती है और क्या होता है, इसमें विटामिन सी की कमी होती है। कोई सी कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है। तो दूध में दो चीजों की कमी होता है, जिस कारण क्या दूध को भी हम संतुलित भोजन नहीं मान सकते। किसी की कमी होती है, आयरन की कमी होती है और दूसरा क्या होता है, विटामिन सी की कमी होता है। इसलिए क्या है, दूध को भी हम संतुलित भोजन नहीं मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, दूध को संतुलित भोजन के करीब मान सकते हैं। अगर आपसे अगर आ जाए कि दूध ऑप्शन में आ जाए तो उसको अब लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है जो पूर्णतः संतुलित भोजन माना जा सके। अब देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी रोग हो जाती है। देखिए प्रोटीन की कमी से अधिकतर बच्चों को क्या होता है, बीमारी होता है। तो इसमें जो मुख्यतः एक बीमारी होता है उसका नाम क्या है, मैरस्मस, और दूसरा जो बीमारी है उसको कहते हैं क्वाशिक्योर। क्वाशिक्योर, ठीक है। ये जो दो बीमारी है ये क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होते हैं। किसकी कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से। देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग देखोगे जहां पे लोगों को कुपोषण हो जाता है, प्रोटीन की कमी होता है, उसमें क्या होता है, बच्चे का पेट बाहर निकल जाता है और टांग क्या होता है, पतले हो जाते हैं। टांग मतलब पैर पतले हो जाता है और क्या होता है, पैर टेढ़े हो जाते हैं, क्या होता है, तिरछा हो जाता है। तो ये जो अधिकतर के बच्चों में होता है, क्योंकि आपको बताया कि प्रोटीन की आवश्यकता सबसे ज्यादा किसको होती है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की आवश्यकता होती है। तो बच्चों में ये दोनों चीज होती है, किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों कमी, इसकी कमी, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, ये मैरस्मस और क्वाशिक्योर वाले जो बीमारी है, ये दोनों बीमारी क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक है। अब हम अगला जो सेगमेंट है उसके बारे में बात करते हैं, वो सेगमेंट है आपका वसा। देखिए वसा के बारे में आप लोग जानते हैं, जो भी चीज क्या होता है, तेलीय होता है, तेलीय मतलब चिकना होता है, उन सभी को क्या कहते हैं, सामान्यतः हम वसा कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकना, चिकना या तेलीय।
ऐसे सभी चीजों को क्या कहते हैं, वसा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज होता है, एक होता है तेल होता है और एक वसा होता है। देखिए रूम टेम्परेचर में अगर कोई द्रव है तो उसको क्या कहेंगे, तेल कहेंगे। रूम टेम्परेचर में क्या है, अगर कोई द्रव है तो उसको क्या कहेंगे, तेल कहेंगे। और रूम टेम्परेचर में कोई ठोस है तो उसको क्या कहेंगे, वसा कहेंगे। फिर समझ लिए तेल और वसा में क्या अंतर होता है, तेल और वसा क्या होता है, तेल और वसा दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन क्या होता है ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगर रूम टेम्परेचर में अगर कोई चीज द्रव है तो उसको क्या कहेंगे, तेल कहेंगे, और वही चीज अगर क्या ठोस है तो उसको क्या कहेंगे, वसा कहेंगे। ठीक है, तो इसमें अंतर है। अब देखते हैं कि जो वसा होता है वो वसा किन चीजों से बना होता है, यानी उसका अव्यय क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। अव्यय मतलब कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में देखते हैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। अब देखते हैं, देखिए सबसे ज्यादा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, वसा से। नहीं, 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप एकदम रट लीजिए और एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। और ये क्या होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला ये पोषक तत्व होता है। ये क्या होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या है, पोषक तत्व है। ध्यान रखिएगा, और बार बार क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अब देखिए वसा के प्रकार, देखिए वसा क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है और एक असंतृप्त। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड कहते हैं, और असंतृप्त को क्या कहते हैं, नॉन सैचुरेटेड कहते हैं। अब देखते हैं संतृप्त होता क्या है। आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़े होंगे, नहीं रासायन विज्ञान पढ़े होंगे। आप जानते हैं रासायन विज्ञान में एक चैप्टर होता है हाइड्रोकार्बन, जिसको एलिफेटिक कहा जाता है। देख क्या होता है कि अगर कार्बन के कितने 4 संयोजकता होता है, कितने संयोजकता होता है कार्बन के, 4 संयोजकता होता है। अगर चारों संयोजकता अगर फुलफिल है तो ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। एकदम क्लियर बात क्या है, अगर कार्बन के चारों संयोजकता पूरा हो, हाइड्रोजन बंध से क्या जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे, संतृप्त। ऐसे वसा को क्या कहेंगे, संतृप्त वसा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए संतृप्त वसा कौन कौन से होता है। देखिए जितने भी क्या होता है, एनिमल वसा होता है, एनिमल मतलब जंतु वसा होता है। जितने भी जंतु वसा होता है, जंतु वसा मतलब जैसे मांस होता है, जितने भी मांस खाते हैं जंतु से जो प्राप्त होता है, वो सब वसा क्या होता है, संतृप्त होता है, जंतु एनिमल। दूसरा होता है नारियल, जो नारियल का तेल होता है, ये दोनों मिलकर क्या है, संतृप्त वसा है। संतृप्त वसा कौन है, जंतु वसा और नारियल का तेल। नारियल का तेल ये दोनों क्या है, संतृप्त वसा है। और देखिए जो संतृप्त वसा होता है वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। क्यों होता है, क्योंकि संतृप्त वसा का क्या होता है, संतृप्त वसा का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो कम होता है। और ये हमारे ब्लड के ऊपर बहते हैं, और ब्लड के ऊपर बहने से क्या होता है, ये धमनी में क्या होता है, धीरे धीरे जमने लगता है, और हमारे धमनी के जो आकार होता है, ये जो आयतन होता है, उसको कम कर देता है। और जब हमारे धमनी के आकार कम कर देंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये क्या होता है, ये संतृप्त वसा ही क्या है, कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो किससे बनता है, संतृप्त वसा से बनता है। किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है, संतृप्त वसा से। इसलिए क्या है, आदमी को या इंसानों को अधिक से अधिक क्या होता है, संतृप्त वसा का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कम से कम करना चाहिए। अगर कोई भी करता है तो उसको क्या है, संतृप्त वसा कम से कम करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हार्ट के बीमारी, जो हमारे हृदय से संबंधित जितने बीमारी होता है वो क्या होगा, नहीं होगा। और जो ऐसे वसा को जो ज्यादा खाते हैं वो उनको क्या, हार्ट के संबंधित बीमारी भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखिए दूसरे प्रकार के वसा के बारे में चर्चा करते हैं, उसका नाम क्या है, असंतृप्त वसा, यानी नॉन सैचुरेटेड फैट। आप जानते हैं कि कार्बन के 4 संयोजकता होता है। अगर मान लेते हैं कार्बन के 3 संयोजकता पूरा है और एक क्या है, अपूर्ण है, तो इस प्रकार के जो वसा होंगे उसको क्या कहेंगे, असंतृप्त वसा कहेंगे। जहां पे एक कार्बन में क्या होगा, ये संयोजकता अभी पूरा नहीं है, तो ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे, असंतृप्त वसा कहेंगे। अब असंतृप्त वो जो वसा होता है ये किन किन से प्राप्त होता है। देखिए असंतृप्त जो वसा होता है वो वनस्पति से प्राप्त होता है, वनस्पति तेल, यानी जितने भी आप क्या होता है, प्लांट ऑयल होता है, जैसे सरसों का तेल हो गया, अलसी का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, ये सब क्या होता है, आपके असंतृप्त वसा होता है। और एक होता है मछली, मछली का तेल। मछली का तेल हृदय रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा
फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि ये असंतृप्त क्या है, वसा है। ये कैसा वसा है? ये दोनों असंतृप्त वसा है, यानी नॉन सैचुरेटेड फूड फैट है। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में हृदय संबंधी बीमारी को कम करता है, इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता और इसका डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये बीच में बहेगा ब्लड का, तो इससे क्या होता है, हमारे जो धमनी होता है उसको कम नहीं कर पाते। तो क्या होता है, आदमी को यानी मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा असंतृप्त वसा का सेवन करेंगे। अगर असंतृप्त वसा का सेवन करेंगे तो क्या होगा, उनको हार्ट से संबंधित बीमारी कम हो गए। आज देखिएगा क्या है, जो तेलीय चीज बाहर मार्केट से खाते हैं और उससे क्या होता है, हार्ट की बीमारी बढ़ जा रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ जा रहा है? एक तो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं और क्या तेलीय चीज ज्यादा खा लेते हैं, और ऐसे तेलीय चीज खाते हैं जो एक ही तेल में पता नहीं कितने बार, वो समोसा हो गया, चाउमीन हो गया, मोमो हो गया, उसको तलते रहते हैं। अब बताइए, समोसा वाले क्या होता है या पूरी वाले आप लोग मार्केट से खाते हैं, एक ही तेल में पता नहीं वो कितने बार तला होगा। आप जानते हैं कोई भी तेल को 1 से 2 बार उसको उबालने से वो क्या होता है, उसमें पॉइजन यानी जहर बनने लग जाता है। ठीक है, तो आप बताइए, समोसा वाला कभी वो तेल फेंकता ही नहीं है, हर उसी में क्या होता है, दूसरा तेल ऐड कर देता है। तो बताइए हमारा हार्ट के लिए कितना, हम क्या है, हार्ट के लिए ऊपर कितना बड़ा पहाड़ डाल रहे। तो इसलिए क्या होता है, ऐसे चीजों को यानी ऐसे तेलों से, मतलब ऐसे चीजों से खाने से परहेज मत कीजिए, ऐसे तेलों से बने चीजों को खाने का परहेज कीजिए। ऐसे नहीं कि समोसा मत खाइए, ऐसा कोई चीज नहीं है, लेकिन ऐसे तेलों से बने हुए समोसे मत खाइए। समोसा खाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्या ऐसे तेलों से बने हुए समोसा खाएंगे तो क्या होगा, हार्ट संबंधी बीमारी हो जाएगा। फिर क्या होगा, कभी भी क्या होता है, रास्ते में हार्ट अटैक हो सकता है, और हार्ट अटैक हो जाएंगे तो क्या होगा, 0 आवर, जानते हैं हार्ट अटैक को क्या कहते हैं, 0 आवर कहते हैं, ऊपर भी पहुंच सकते हैं लोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए वसा के क्या है कार्य, क्या होता है। देखिए वसा के कार्य, देखिए हमारे शरीर में वसा का मुख्य कार्य होता है ताप नियंत्रण करना, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। अब बताइए टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करेगा वसा। आप लोग देखे होंगे गर्मी का मौसम आजकल शुरू हो गया है, आप लोग जब भी धूप में जाते हैं तो चेहरे में तेल निकालने लगता है, यानी तेल ग्रंथि होता है। कि अगर हमारे शरीर से अगर तेल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, समझ सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर तेल क्यों निकलता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर की जो गंदगी होता है वो तेल के रूप में बाहर निकल जाता है। या आप लोग देखोगे गर्मी में जाने पर क्या होता है, आपके पसीना निकलते रहते हैं, तो पसीना के माध्यम से ये क्या होता है, शरीर की जो गंदगी होता है बाहर निकलते हैं, और जिनके शरीर में पसीना निकलेगा उसको बीमारी ज्यादा होंगी। तो ये तेल क्या करते हैं, यानी जो वसा क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर की गंदगी को और टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि हमें पसीना क्यों आता है, या तेल ग्रंथ से तेल क्यों निकलते हैं। देखिएगा, पसीना हमेशा गर्मी लगने के कारण होता है। पसीना से क्या होता है कि हमारे अंदर के जो शरीर के अंदर की जो तापमान है वो क्या होता है, संतुलित हो जाता है। ठीक है, पसीना से शरीर क्या होता है कि तापक्रम घट जाता है। अगर जिसके शरीर में पसीना नहीं आएगा उसके आंतरिक शरीर का तापक्रम ज्यादा होगा, और जिनके शरीर में पसीना ज्यादा होता है उनके शरीर के आंतरिक भाग का तापक्रम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा चीज है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब अभी आपको बताया था कि तेल ग्रंथि के माध्यम से बहुत सारे क्या है गंदगी, आप देखिएगा धूप में जाइए, तेल निकले, रुमाल से उसको पोंछिए, रुमाल क्या होगा, काला दिखाई देगा, सफेद तो दिखाई नहीं देगा। काला क्या है, गंदगी तो है। तो ये क्या होता है, उत्सर्जन के रूप में होता है। तीसरी चीज होगा त्वचा के मुलायम रखने के लिए। देखिए तेल क्या होता है, जो वसा होता है वो क्या होता है, चिकना बनाते हैं। देखिए जिनके शरीर में फैट कम होता है उनके जो स्किन होता है वो रफ यानी भद्दे जैसे दिखने लगते हैं, उखड़े उखड़े दिखने लगते हैं। और जिनके शरीर क्या में वसा ज्यादा होता है, देखिए केवल मोटापा होना ही वसा नहीं है, ये गलत बात है। लोग सोचते हैं कि जो मोटे लोग हैं उसी के शरीर में वसा होगा, ये गलत चीज है। वसा अलग चीज होता है और मोटापा अलग चीज है। ठीक है, तो जिनके शरीर में, मोटे आदमी के शरीर में भी वसा कम हो सकता है। ठीक है, तो जिनके शरीर पे वसा ज्यादा होगा उनका त्वचा क्या होगा, मुलायम है, चिकना होगा। ठीक है, और जिनके शरीर में वसा कम होगा उनके त्वचा क्या होगा, खुरदरा हो जाएगा, यानी रफ जैसे दिखेगा। ठीक है, अब देखिएगा कि ये मोटापा का क्या मतलब है। देखिए मोटापा का मतलब ये है कि आजकल में अधिकतर जो मोटापा है ना वो कार्बोहाइड्रेट से हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, कार्बोहाइड्रेट से क्यों हो रहा है, देखिए क्या होता है। अभी आपको बता दें कि हम दिन में अधिकतर जो चीज खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। मान लेते हैं अभी आपको पता है कि शहर में लोग रहने वाले को 2100 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब मान लेते हैं कि शहर में के लोग अगर 2100 के जगह अगर 3000 किलो कैलोरी अगर ले कार्बोहाइड्रेट के रूप में, मान ले 10-15 रोटी खा जाए, चाय 4-5 पी जाए, बिस्किट 2-3 पैकेट उड़ा दे, समोसा 4-5 मार दे रोज, ठीक है, तो क्या होगा बताइए, 3000 से ज्यादा बन जाएगा। अब 3000 से हमें चाहिए कितना, 2100 किलो कैलोरी।
अब बताइए जो 900 कैलोरी हम जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो ये रोज ले रहे हैं। अब क्या है, अगर हम फिजिकल कार्य नहीं करेंगे, अगर क्या होंगे, हम दौड़ेंगे भागेंगे नहीं या काम नहीं करेंगे, घर के रूम के अगर बैठे बैठे टीवी देखेंगे, तो ये फैट क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट क्या फैट में बदल जाएगा, और यही कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, फैट में बदल जाएगा, और ये क्या होता है, हमारे शरीर में जम जाएगा। तो ये क्या है, फैट नहीं है बल्कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आजकल जो अधिकतर जो मोटापा है वो किसके कारण हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट के कारण। जो अतिरिक्त भोजन लेते हैं और उसका क्या था, वर्न नहीं कर, मतलब उसको क्या था, उसका वर्कआउट नहीं करते। वर्कआउट मतलब जैसे क्या होता है कि कम से कम एक दिन में कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा क्या टहलना चाहिए। आप देखिए शहर के लोग या गांव के लोग थोड़ा सा मजदूरी कर लेते हैं तो उनका शरीर ठीक होता है। शहर के लोग क्या होता है, अधिकतर लोग नहीं टहलते हैं, घर में बैठे बैठे रहते हैं, सो के उठते हैं 10 बजे 8 बजे 7 बजे, तो टहलेंगे नहीं तो क्या होगा, यानी फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनके शरीर में ये जो बसा है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या होगा, जम जाएगा और उससे मोटापा बढ़ जाएगा। तो शहर में अधिकतर मोटापा क्या है, आजकल कार्बोहाइड्रेट से होने लगे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे देखते हैं, एक लास्ट इसमें चीज है कि जो तेल से वसा कैसे बनता है। यानी हमारा पास कोई तेल है, जैसे मान लेते हैं आप लोग डालडा इस्तेमाल करते हैं, डालडा मतलब वनस्पति घी का इस्तेमाल करते हैं, तो तेल से वनस्पति घी कैसे बनता है, ठीक है, जिसको आप डालडा या वसा कहते हैं। देखिए क्या होता है, तेल का क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है। तेल का क्या कहा जाता है, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है, और हाइड्रोजनीकरण करने से क्या बन जाता है, वसा बन जाता है। और इसमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक के रूप में निकिल का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, निकिल। निकिल क्या है, उत्प्रेरक। तो इस क्रिया से क्या होता है, तेल से क्या बन जाता है, वसा बनता है। तेल से क्या बनता है, वसा बनता है। कौन सी क्रिया है, हाइड्रोजनीकरण क्रिया है। और कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, निकिल धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, इस रिएक्शन को याद कर लीजिए। ठीक है, तो इससे के माध्यम से क्या है, तो यही देखिए हम 3 कंपोनेंट के बारे में बता गया, पोषक तत्व के कौन से, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद वसा। ठीक है, और ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। देखिए अगले जो वीडियो है उसमें हम प्रोटीन और खनिज लवण और जल के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद क्लास।